था आदिवासियों के अधिकारों को ख़त्म कर रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मार्फत या डीबीटी के मार्फत हमारे विद्यार्थियों का एजुकेशन ख़त्म कर रहा है। इसके लिए समाज ने एक स्टेप लेकर समाज को ये शासन व्यवस्था को समझाने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं कि हम लोग जमात है, जो नेता है वो लोग अगर हमारे अधिकारों को लेकर ये संवेदनशील नहीं है तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में यही समाज आपको जूतों तले। समाज का कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं है। सामाजिक अस्तित्व क्रिएशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज निवेदन लगाया है कि गोंदिया जिले में कम से कम आदिवासियों का 5000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम होना चाहिए और हमारे 2000 कैपेसिटी के हॉस्टल, 1000 कैपेसिटी की लाइब्रेरी होनी चाहिए, लैब का निर्माण होना चाहिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी इंडिया आवाज़। हमारे साथ में आज आदिवासी समाज का गोंदिया जिला में धरना प्रदर्शन था और उसके बारे में यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने उनके जो भी कार्यकर्ता थे वो आए थे और उनको इन्होंने विज्ञापन दिए थे। तो इनसे जानते कि ये धरना प्रदर्शन क्यों था और इन्होंने जो एप्लीकेशन दिए उनके, तो इनकी मांगे क्या क्या थी। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गणेश हिरपाची है, मैं नागपुर में रहता हूँ और मैं बिरसा ब्रिगेड का केंद्रीय संगठक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। और आज जो ये आदिवासी समाज का जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ एक एल्गार आया है, ये एल्गार हमारे संवैधानिक हक, अधिकार और सम्मान के ऊपर होने वाले हनन के खिलाफ में था, जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासियों के अधिकारों को ख़त्म कर रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मार्फत या डीबीटी के मार्फत हमारे विद्यार्थियों का एजुकेशन ख़त्म कर रहा है। इसके लिए समाज ने एक स्टेप लेकर समाज को ये शासन व्यवस्था को समझाने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं कि हम लोग जिंदा है। हमारे महापुरुषों ने जब संविधान नहीं था तब भी हमारा संविधान इस बात का हमारा समाज इस बात का गवाह है कि हमारे पूर्वज हथियारों के साथ लड़े थे और गर्दन कटाए थे। आज हमारे पास एक न्यायिक व्यवस्था के रूप में संविधान हमारा हथियार है और इस संविधान को लेकर हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के साथ लड़ेंगे। दूसरा, अगर यहाँ की हट्टी जो जमात है, जो नेता है, वो लोग अगर हमारे अधिकारों को लेकर ये संवेदनशील नहीं है तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में यही समाज आपको जूतों तले रौंद देगा। दूसरा, हमारा जो समाज है, हमारे समाज का कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं है। सामाजिक अस्तित्व क्रिएशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज निवेदन लगाया है कि गोंदिया जिले में कम से कम आदिवासियों का 5000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम होना चाहिए और हमारे बच्चों के लिए कम से कम 2000 कैपेसिटी के हॉस्टल्स होना चाहिए, 1000 कैपेसिटी की लाइब्रेरी होनी चाहिए और एक लैब का निर्माण होना चाहिए। और हमारे जो समाज के क्रांतिकारी नायक हैं, हम गांव-गांव में अपने महापुरुषों का इतिहास बताने के लिए, उनका इतिहास कायम रखने के लिए अपने महापुरुषों के स्मारक को बना रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था हमारे समाज को डरा रही है। जब ग्राम सभा की अनुमति है, ग्राम सभा का ठहराव है और CFR की ज़मीन वहाँ पर अवेलेबल है, तो उनको पुलिस प्रशासन और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था डरा क्यों रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, 5 जनवरी 2011 में उन्होंने बोला कि आदिवासी इस देश का वास्तविक भूमालिक है और उन लोगों को इस देश के मालिक होने का हक, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग तो हमको गुलाम से भी बदतर व्यवस्था में जिया जा रहा है। इस देश में गाय को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान अपने हक अधिकारों को लड़ रहा है उसको ये लोग गुनहगार की तरह देख रहे हैं। ये आंदोलन आज नियोजन किया गया था, कुछ लोगों ने, हमारे ही लोगों ने और कुछ प्रशासनिक लोगों ने, हमारे लोगों को पुलिस व्यवस्था के माध्यम से नोटिस दिए कि तुम लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो तुमको धाराएं लगाकर अंदर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? तुम लोग वोट देने की जिम्मेदारी समाज के ऊपर थोपते हो, लेकिन अधिकार मांगने का हक हमसे छीन लेते हो। ये किसने समझा दिया? ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर ऐसा लोकतंत्र यहाँ पर है तो हम ऐसे लोकतंत्र को ठुकराते हैं और ग्राम सभा की व्यवस्थाओं को मानते हैं। हम जितने भी देश में ग्राम सभाओं और 5वीं अनुसूची के बेल्ट है, जहाँ पर पेशाकार कायदा लागू है, वहाँ पर जितने भी पुलिस फोर्सेस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी तक है, मेरी यहाँ से सभी समाज के माध्यम से आह्वान है कि प्रशासनिक व्यवस्था ने अपने डिपार्टमेंट को वहाँ से उठाकर 5वीं अनुसूची टेरिटरी के बाहर किया जाए, क्योंकि यहाँ इस देश का संविधान आर्टिकल 13(3) क बोलता है, हम जहाँ पर आदिवासी वास्तव कर रहा है वहाँ पर उन लोगों को रूढ़ी के व्यवस्था का परंपरा के अधिकार जायज़ है और उनको राज्यसभा और लोकसभा इस पे ऊपर घात नहीं कर सकती, वहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकती। जब तक हमारे ग्राम सभाओं की अनुमति एक प्रधानमंत्री को नहीं मिलती, देश के राष्ट्रपति को नहीं मिलती, वो हमारे ग्राम सभा के टेरिटरी के अंदर कदम तक नहीं रखते।
कलेक्टर भी वहाँ पर कदम नहीं रख सकता है। कलेक्टर को भी अगर ग्राम सभा के अंदर कदम रखना है तो पहले ग्राम सभा की समिति को लेटर भेजना होगा, ग्राम सभा की एनओसी लेना पड़ेगा, तब उनको जाने की परमिशन देती है। और यहाँ पर अभी जो अवैध उत्खनन चल रहा है, सुरजागढ़ है, यहाँ पर हमारा झंडे पर माइनिंग है, उधर तोड़ागट्टा है, इधर छत्तीसगढ़ में हंसदेव है, और गोंदिया में टाइगर कॉरिडोर है जो हमारे कचारगढ़ के बेल्ट को टाइगर कॉरिडोर के अंदर ये लोग लेना चाहते हैं। दूसरा नवीन नागजीरा, जहाँ पर ये लोग ऑक्सीजन पार्क बनाने की बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आएंगे और इससे देश का विकास होगा, लेकिन जो देश का मालिक है उनका विनाश होगा। हमारे समाज को, गांव को, घर को, खेत को, खलिहानों को छोड़कर ज़मीन से विस्थापित होने पड़ेगा, और ये ज़मीन का विस्थापन समाज को मंजूर नहीं है। ये हमारी पूरे समाज की ओर से आह्वान है। जय बिरसा, जय आदिवासी। आज जो आपने विज्ञापन दिए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, अगर वो आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इसके बाद में आपकी जो भूमिका है वो क्या रहेगी? आक्रामक आंदोलन होगा। अगर यहाँ की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं है तो हमारा अगला स्टेप ये होगा, ये तो हम संवैधानिक दायरे में होकर आए हैं, अब अगर हमारे समस्याओं को नहीं छोड़ा गया तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरे में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के सुव्यवस्था का अगर हमारे पास से उल्लंघन हुआ या किसी कायदे कानून का हम लोगों ने ब्रेक किया तो इसके जिम्मेदार यहाँ की व्यवस्था रहेगी, कलेक्टर अधिकारी रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेगा, और आदिवासी विकास मंत्री रहेगा, महाराष्ट्र राज्य का सीएम रहेगा, डिप्टी सीएम रहेगा, राज्यपाल रहेगा, और हमारे आदिवासी समाज के चुनकर जाने वाले जितने भी आरक्षित लोग हैं वो लोग रहेंगे, समाज नहीं रहेगा। इसके बाद आक्रोश आंदोलन होगा। ये आह्वान है पूरे समाज की तरफ से। और एक सवाल है, आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है, पर आए दिन आदिवासी समाज पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो सर इसको किस रूप से देखते हैं? ये बीजेपी की सरकार या आरएसएस के जो प्रमुख जो कार्यकर्ता रहते हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो हमारा देश है, भारत देश, जो आदिवासी समाज जो है इसका मूल मालिक है, उसके ऊपर जो अत्याचार है ये बढ़ते देख रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हो? देखिए, सरकार पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था की गुलाम है। यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बिजनेसमैन की यहाँ की सरकार गिरवी उसके दरवाजे की कुत्ते की तरह गुलामी कर रही है। हम लोग यही देख रहे हैं, जब जब आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है तब तब आदिवासी समाज ने आंदोलन निकाला है, सड़क पर, ज़मीन पर अपने समाज के न्याय के लिए आया है, लेकिन इन्होंने हमेशा के लिए हमारे समाज के मुद्दों को लेकर इग्नोर किया। ये इसलिए किया क्योंकि इस देश की केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में यहाँ के मनुवादी लोग और संविधान के खिलाफ बात करने वाले लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आने वाले लोकसभा में और विधानसभा में ऐसी जमात को, आदिवासी समाज, यहाँ का बौद्धिस्ट समाज, यहाँ का ओबीसी समाज, यहाँ का माइनॉरिटी समाज, ऐसी जमात को उखाड़ फेंकने की ताकत रखेगा, और ये आह्वान पूरे समाज की तरफ से है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और आप सभी से निवेदन है मेरा कि मेरा यूट्यूब चैनल है एबी इंडिया आवाज़, आपको ये अगर खबर सुनना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सेवा, जय जोहार।